जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड रिवीजन पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है उसके जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू बेस्ड है, इसमें पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, जय दौलत राम या श्यामा प्रसाद? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यह नारा उनके द्वारा तब दिया गया जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था 1965 ईस्वी में और खाद्यान्न की कमी हो गई थी। इसी में पूछा गया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय विज्ञान किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये 4 वर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? बांधों को, वनों को, नदियों को या झीलों को? तो जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बांधों को। बांधों के महत्व तथा उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में भाखड़ा नांगल बांध का राष्ट्र को समर्पित करते हुए यानी कि उद्घाटन करते समय 1963 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर है बांध। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ये गर्म दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसी के विरोध करते समय इन लाठीचार्ज हुआ था इन पर और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका उस समय का फेमस कथन है, मेरे ऊपर पड़ी अंग्रेज़ों की एक एक लाठी, अंग्रेजी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनके याद में किस युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया था? लाल किले का लाहौरी गेट, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया या बुलंद दरवाज़ा? जो प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया, इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चल सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट बनाया गया था। इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ। शुरुआत में इसका नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था। इंडिया गेट की डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। यह स्मारक नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। आधारशिला किसने लगा था? ड्यूक ऑफ कनॉट। 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसका आधारशिला रखा था और 1931 में इरविन ने उद्घाटन किया था। 10 साल में बंद कर तैयार हुआ था इंडिया गेट। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? आसफ उद्दौला, आसफ जाह मिर्जा, शुजाउद्दौला या यामीन उद्दौला? तो आसफ उद्दौला ने इमामबाड़ा का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इस इमामबाड़े का निर्माण आसफ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में किया था। अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया गया था इसे और यह विशाल गुंबद नुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ये है 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं? पंचायती राज में, विधानसभा में, राज्यसभा में या लोकसभा में? बताएंगे। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत में 1/3 सीटों को रिजर्व किया गया था और 243 में पंचायत का जिक्र किया गया था। अनुच्छेद 243 में पंचायत का जिक्र किया गया है।
याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान। ये नहीं है। असंग नाम और क्षेत्र ये तो 2 में है, सॉरी 1 में है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये तो 21 में है, 21 में। और पंचायत की संरचना यही से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 243C का संबंध पंचायतों की संरचना से 1992 में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया तथा 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। यानी कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन को भाग 9 में जोड़ा गया था और 93 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देखिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। 24 अप्रैल को जोड़ा संविधान में लागू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित कर सकती है? यानी कि जब लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है वित्त विधेयक, फिर राज्यसभा में जाता है तो उसे कितने दिन तक राज्यसभा रख सकती है? 13 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 15 दिन? तो वैसे विधेयक को यानी कि वित्त विधेयक को सिर्फ 14 दिन रख सकती है राज्यसभा, उसके बाद वो स्वतः पारित हो जाता है। और इसमें याद रखेंगे आप लोग कि राज्यसभा का जिक्र किस में है? तो आर्टिकल 80, संसद का जिक्र 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। ये तीनों अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे। सरला संसद, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में से एक से अधिक सीटें हैं? सिक्किम में, मिजोरम में, मेघालय में या नागालैंड में? इसमें से 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 1 सीटें हैं, एक है जिसमें 2 सीटें हैं। बताएंगे कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ 1 सीट 2 सीटें हैं, बाकी सब में 1 सीटें हैं। मेघालय लोकसभा में मेघालय राज्य में सीटों की संख्या 2 है। सिक्किम, नागालैंड तथा मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1-1 है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सीटें में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, 1-1 सब में 1-1 सीटें हैं। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर? पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर जी थे, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इन्होंने लोकसभा का स्पीकर 15 मई 1952 का ग्रहण किया था और 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर बने रहे थे। वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और ओम बिरला कहाँ के सांसद हैं बताएंगे आप लोग? तो ओम बिरला राजस्थान के कोटा क्षेत्र से सांसद हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब लस्साडीव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? मन्नार सागर, श्रीलंकाई सागर, लक्षद्वीप सागर या मालदीव सागर? तो लस्साडीव सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए ये है लस्साडीव सागर, ये इंडिया से होते हुए पूरा श्रीलंका को टच करता है, मालदीव से होते हुए इससे पूरा त्रिभुजाकार आकृति निर्माण करता है। इसकी सीमाएं भारत, मालदीव, श्रीलंका से टच होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली या दादर नगर हवेली है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, याद रखेंगे आप लोग। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल 2011 की जनगणना के अनुसार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? माजुली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप या मिनिकॉय? तो मिसिंग जनजाति के लोग माजुली द्वीप पर निवास करते हैं, जो कि असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए देखते हैं। माजुली द्वीप पर निवास करते हैं और भारत का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया है। कौन? माजुली। असम का अन्य जनजातीय बोडो, कार्बो, सोनोवाल, कचारी, देवरी, रमास, दिमिसा, सिंगपो इत्यादि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? रेंगमा, बोडो, लिम्बू या पनार? तो बोडो तो उड़ीसा से है और लिम्बू सिक्किम पश्चिम बंगाल, पनार मेघालय से, जबकि रेंगमा ही सिर्फ नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेंगमा नागालैंड से, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कुछ जनजाति ऐसी होती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य, 2-3 राज्यों में कॉमन पाई जाती हैं। उसी प्रकार रेंगमा भी है, जो नागालैंड में भी पाई जाती हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। यह एक नागा जनजाति है। नागालैंड में 16 मान्यता प्राप्त जनजाति हैं। अंगामी, इयो, चाखेसांग, चांग, दिमासा, कचारी, खिमजियांग, कोन्यांग, कुकी याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि कुकी और मैतेई अभी मणिपुर में हिंसा के कारण चर्चा में है। लोथा, फोम, पोचरी, रेंगमा, संगतम, सुमी, यिमचुंगर, जेलियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय या पंचम? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, जिसे महाराष्ट्र का नववर्ष भी कहा जाता है और इसे प्रथम तिथि को मनाया जाता है। चैत्र मास, यानी कि चैत्र मास कह सकते हैं अप्रैल के महीने में शायद स्टार्ट होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे चैत्र मास, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को मनाया जाता है। सब नहीं पूछेगा। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है जिस दिन, उसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, रामनवमी के आसपास। यह पर्व कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे केरल का जो नववर्ष है उसे विशु कहते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उगादी प्राय मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? पिंजाल, दमनगंगा, नर्मदा या पार? तो नागर हवेली से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी दमनगंगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दमनगंगा इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस पर बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज है उसको बनाया गया है अभी हाल ही में, इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। दमनगंगा नदी का उद्गम स्थल सह्याद्री पर्वत श्रेणी के निकट अबेगांव, नासिक जिला नामक स्थान पर होता है। इसका अपवाह क्षेत्र 2318 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली से होकर दमन और दीव से होते हुए प्रभावित होती है। यह दमन के निकट किसमें गिरती है? अरब सागर में। ये भी याद रखेंगे आप लोग। दमनगंगा अरब सागर में गिरती है और दादरा नागर हवेली से होकर प्रभावित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कुरु की पहाड़ियों से, यमुनोत्री से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से या गंगोत्री से? तो गोदावरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र में नासिक जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर के पास स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहते हैं। यह इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर का है। कुर्ग की पहाड़ियों को भारत का स्कॉटलैंड को कहते हैं। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग की पहाड़ियाँ। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी और आगे जाकर देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से और बना देती है गंगा। देवप्रयाग में भागीरथी है प्लस अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
सभी ग्रह वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं सिवाय, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो वामावर्त दिशा में परिक्रमा नहीं करता है? बृहस्पति, बुध, शुक्र या पृथ्वी? तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है, शुक्र और अरुण ये दोनों उल्टी दिशा में घूमते हैं। 2 नंबरिया देखते हैं, चलिए। शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी 6 ग्रह वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी के जुड़वा बहन, तिड़वा बहन सब कहते हैं। ये सबसे चमकीला है। चलिए देखते हैं 2 नंबर ये कौन कौन से है। ये प्लूटो बेकार में आ गया है, प्लूटो हट गया है, कई ये 2008 में ही है। और आगे से 2 नंबर ये वेनस शुक्र ग्रह उल्टा दिशा में घूमता है, और पीछे से 2 नंबर यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह उल्टा दिशा में घूमता है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के समान है? मरकरी, मार्स, वीनस या सैटर्न? मरकरी मतलब बुध, मार्स मतलब मंगल, वीनस माने शुक्र, सैटर्न माने शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र पृथ्वी के आकार के समान है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह, जुड़वा बहन, क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, परंतु इस पर जीवन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे इसका तापमान दिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में बहुत कम, इसलिए इस पर जीवन पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्ययान तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम गैस का दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या हाइड्रोजन गैस का दहन? तो सूर्य तथा अन्य तारों, सूर्य भी एक तारा है और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों के से मुक्त होने वाली उष्मा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी कि एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन मिलके हीलियम प्लस ऊर्जा एनर्जी बनाते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। इसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना, वार्णमंडल, संवहन क्षेत्र या विकिरण क्षेत्र? तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरण या कोरोना कहते हैं, सूर्य किरीट या कोरोना। यह सूर्य का बाह्यतम भाग है। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है, एक्स रे उत्सर्जित करता है, इससे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। और देखिए, कोरोना इसको कहते हैं, ये वाला। और रेडियो एक्टिव जोन यानी कि विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र ये है। वायुमंडल यानी कि फोटोस्फीयर, ये वाला फोटोस्फीयर है। और संवहन क्षेत्र, कन्वेक्शन जोन बताइए दिए, ये वाला है। इसको कोर, रेडियो एक्टिव जोन, सनस्पॉट यानी कि सौर्य कलंक, इसे सौर्य कलंक कहा जाता है। सूर्य में काला धब्बा जो हो जाता है, क्रोमोस्फीयर, और ये कोरोनल हॉल, ये सब सूर्य का भाग है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या राजेंद्र प्रसाद? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अनुसंधान के लिए सबसे पहले 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी विक्रम साराभाई के प्रयासों से इसरो का निर्माण किया गया था, स्थापना किया गया था 1969 में। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था, जिसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा मिली। क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? 1975, 1979, 1979 या 1970, 1980? तो 1975 में भारत ने पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम था आर्यभट्ट।
ऐसा ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यह आर्यभट्ट 1975 में। और लॉन्च कहाँ से किया गया था? रूस से। आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इसको लॉन्च रसिया के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या कल्पना चावला? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितने शिफ्ट में पूछा है। एनटीपीसी कहीं 3 बार पूछा है एनटीपीसी में। राकेश शर्मा, इनका जन्म 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था। 1984 में इसरो तथा सोवियत संघ के सोयूज टी1 अंतरिक्ष अभियान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को यूरी मालिसेव था गिनाते। इसरो ये नहीं पूछेगा। बस याद रखेंगे राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष में गए थे? 1984 में। और इनको मिला था अशोक चक्र। अशोक चक्र कब मिला था? 1985 में। 85 में मिला था अशोक चक्र, 84 में गए थे अंतरिक्ष में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? त्रिशूल, ब्रह्मोस, आकाश या पृथ्वी? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे रसिया और इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। इसका नामकरण ब्रह्मपुत्र और रसिया के एक नदी है, क्या नाम है उसका? मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। त्रिशूल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और आकाश तो एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे S-400 है, उसी का मिनी वर्जन आकाश है। आकाश छोटे छोटे टारगेट को हिट करता है, जबकि S-400 बड़े बड़े टारगेट को। पृथ्वी भी बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया करंट अफेयर के 5 सवाल हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा पोर्शन था। करीब 12 से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। तो करंट अफेयर पर विशेषकर फोकस करेंगे आप लोग। हाल ही में मिस वर्ल्ड का 2025 का खिताब किसने जीता है? हसेट डेरेज, ओपल सुजाता चुआंगसरी, माया क्लेजडा या नंदिनी गुप्ता? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है ओपल सुजाता चुआंगसरी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। थाईलैंड की है ओपल सुजाता चुआंगसरी। थाईलैंड की है, 72वीं मिस वर्ल्ड बनी है। और उन्हें यह ताज चेक गणराज्य की मिस वर्ल्ड 2024 में जो मिस वर्ल्ड थी क्रिस्टीना पिस्कोवा, उन्होंने पहनाया है। ओपल सुजाता चुआंगसरी के सामाजिक कार्य कौन सा है? ओपल फॉर हर एक सामाजिक पहल है जिसने ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसे उन्होंने 16 वर्ष की आयु में स्वयं इस बीमारी से जूझने के बाद शुरू किया था। ओपल फॉर हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र AI फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, नवा रायपुर या गुरुग्राम? तो SEZ बनाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवा रायपुर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, SC से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नवा रायपुर, वहाँ पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इस परियोजना का विकास इंदौर स्थित कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर रेक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें लगभग 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। SEZ AI आधारित सेज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? नवा रायपुर, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बोधि यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बोधि यात्रा देखते हैं, कुछ लोग बिहार मार देंगे जो कि गलत है। बिहार नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, गुजरात भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। बोधि यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेलिंग देखते हैं इसका। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 2 जून से 7 जून तक 2025 तक
बोध यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा मेकांग गंगा सहयोग 2019-24 के तहत आयोजित की जा रही है। बोध यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश याद रखेंगे बस। हाल ही में उलान बटर ओपन 2024 कुश्ती प्रतियोगिता में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता है? उलान बटर ओपन में 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल रितिका हुड्डा है, याद रखेंगे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय पहलवान रितिका हुड्डा ने उलान बटर ओपन 2024 में महिलाओं को 36 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। रजत पदक किसको मिला है? दीपक पुनिया पुरुषों में 92 किलोग्राम में, और पुष्पा महिला में 55 किलोग्राम में सिल्वर मेडल मिला है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है जयदीप पुरुषों में 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। यह प्रतियोगिता 29 मई से 1 जून को आयोजित की गई। कहाँ? मंगोलिया के उलान बटर कहाँ की राजधानी? ये भी याद रखेंगे, मंगोलिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संस्थान के इतिहास में पहली बार 17 महिला कैडेटों के बैच ने ग्रेजुएशन हासिल किया है, स्नातक हासिल किया है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी या नेवल अकादमी? तो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकादमी ने ही 17 महिला कैडेटों को प्रशिक्षित किया है पहली बार। इसमें से 9 सेना में जाएंगी। डिटेलिंग देखते हैं इसका पहले। सेना में 9 गो, नौसेना में 3 गो और वायुसेना में 5 गो। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए इतिहास में पहली बार 17 महिला का देखेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद महिला कैडेट 2022 में एनडीए में शामिल हुई थी, जिसमें महिलाओं को तीनों सेनाओं के अकादमी में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। ये इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? फिल्म निर्माता कंपनी, इसरो की मार्केटिंग शाखा, मोबाइल निर्माता कंपनी या विद्युत वितरण कंपनी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा, और क्लास से रिलेटेड जो भी सजेशन होगा, जो भी सुधार की आवश्यकता होगी, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए धन्यवाद। और इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जय हिंद।